नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2022 के लिए हम आप लोग को कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं और एक अध्याय हम आप लोग को सीटेट में पढ़ा चुके हैं, भाषा कौशल। और आज हमारे सीटेट का दूसरा अध्याय है। सीटेट 2022 साफ साफ लिखा गया है। तो और दूसरा अध्याय हम लेकर उपस्थित हुए हैं और हमारे सीटेट का दूसरा अध्याय है, ठीक है, भाषा। इसका यहाँ से प्रमुख बनेगा भाषा बालक व शिक्षा, भाषा शिक्षण। भाषा बालक व भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण अध्याय है और इससे आप लोग के एक से या दो प्रश्न इस अध्याय से निश्चित तौर पे हर एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम का मतलब सीटेट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और सीटेट आपके जो भी जितने पेपर हुए हैं, आपके पिछले पेपर जो भी हुए हैं, आप मिलाइएगा तो यहां से आपको एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न, दो प्रश्न तो 100% मिलेगा। एक से दो प्रश्न तो 100, 2% तो दो प्रश्न तो लगभग वो मिलेंगे ही। ठीक है, हो सकता है कि हाँ एक ही प्रश्न मिल जाए, लेकिन हाँ एक से दो आपको प्रश्न यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। एक दिन की कक्षा है, आप आराम से पूरा वीडियो आप देखेंगे और पूरा वीडियो आप नोट्स बनाएंगे पूरे वीडियो का, कलम कापी उठा करके, और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया से देखना प्रारंभ करेंगे। चलिए, समय हम ज्यादा नहीं बिताएंगे, आगे चलते हैं हम लोग। इस अध्याय में अंतर्निहित विषय वस्तु, यानी कहने का मतलब है कि आपको इस अध्याय में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना है आप लोग को इसमें भाषा, इसमें पढ़ना है आपको भाषा का महत्व, इसमें पढ़ना है आपको भाषा के विविध रूप, इसमें पढ़ना है आपको त्रिभाषा सूत्र व संवैधानिक प्रावधान, और इसमें पढ़ना है त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस अध्याय में अंतर्निहित विषय वस्तु, सबसे पहला भाषा से शुरुआत करना है। भाषा का महत्व क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है, मनोवैज्ञानिक रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या अर्थ इसका दिया है, क्या परिभाषा दिया है, और तथा भाषा के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि हमारे संविधान में इसका दर्जा कहाँ पर दिया गया है, कैसे दिया गया है, और त्रिभाषा का सूत्र जो भी है वो आपको यहाँ पर पढ़ने का मिलेगा। तो चलिए भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं आपके भाषा पर। ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग, एक वीडियो पूरा देखेंगे बिना भगाए हुए, पक्का समझ में आएगा। पहली बात तो हम बात करें कि भाषा, जैसे कि भाषा की हम बात करें तो भाषा, जैसे यहाँ से आपको हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, तो ये जो भाषा आप लोग पढ़ रहे हो, भाषा का मतलब होता है, भाषा का मतलब जो यहाँ पर लिखा है ये हिंदी भाषा है। और हमारे संविधान में, ध्यान से सुनेंगे पहले, ठीक है, हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। ठीक, तो जैसे कहने का मतलब है कि हमारे भाषा 22 भाषा का उल्लेख है, तो उसमें से एक भाषा हमारी हिंदी भी है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हाँ भाषा का मतलब हिंदी होता, नहीं। भाषा का मतलब ये होता है कि बोलचाल, अपने अपने वक्तव्य का, अपने वाणी का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। ठीक, तो इसके साथ अगर हम हिंदी लगा देंगे तो हिंदी की भाषा बन जाएगी, अगर तमिल लगा देंगे तो तमिल की भाषा बन जाएगी, मलयालम लगा देंगे तो मलयालम की भाषा बन जाएगी, कन्नड़ लगा देंगे तो कन्नड़ की भाषा बन जाएगी, बंगाली की भाषा, बंगाली भाषा लगा देंगे तो बंगाली भाषा बन जाएगी। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यहां से भाषा का मतलब ये नहीं होता है हिंदी, तो यहां अगर हम हिंदी इसके साथ जोड़ेंगे तब इसका मतलब होता है भाषा, हिंदी भाषा। तो भाई देखिए, हिंदी भाषा का मतलब यहां पर ये होता है कि जहां पर हम अपने विचारों का, जो हमारे अंदर मनोभाव हैं, जो हमारे अंदर विचार हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, यानी कि एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और हम ऐसा नहीं कि हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो कोई अगला समझ भी ना पाए, या वो हमको कुछ बोल रहा है तो हम समझ ना पाए। तो ऐसा नहीं कि समझना भी नहीं है भाई, अगर हम किसी दूसरे के साथ अगर हम भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी भी अपनी वाणी का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो दोनों लोगों को समझ में भी आना चाहिए, वही हमारी क्या है, भाषा है। ठीक, तो चलिए, तो यहां से हम देखते हैं भाषा का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना भाषा के कोई कुछ नहीं है। ठीक, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, कहीं किसी से मिल रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो भाई वो भाषा ही है। ठीक है, भाषा के अंदर एक शक्ति है, बिल्कुल है,
ठीक है, भाषा के अंदर एक क्या है भाई, एक शक्ति है जिसके प्रयोग से मानवीय व्यक्तित्व के अंदर एक निखार आता है। ठीक है, बिल्कुल भाई सही है कि अगर हम अपने मनोभावों का, अपने विचारों का हम एक दूसरे के सामने शेयर करेंगे या प्रयोग करेंगे तो उसमें जो हमारी कमियां होंगी, जो गलतियां होंगी, ठीक है, वो दूर होगा और हमारी भाषा में क्या होगा, निखार होगा। ठीक, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो प्लेटो जी ने क्या कहा, प्लेटो के अनुसार, ठीक है, इन्होंने भाषा का को परिभाषित किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओंठों से प्रकट होती है तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। ठीक, इन्होंने कहा कि विचार जो होता है, विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है। विचार जो होता है ये अंतर है, इतना अंतर है कि विचार जो है, ठीक है, आत्मा है, क्योंकि विचार के समय में आप लोग बोलोगे नहीं, विचार जैसे कहे हमको कुछ विचार आया, तो केहू को बताए नहीं ना, अगर तुम कह रहे हो हमको कुछ विचार आया तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मन में ही तो विचार है, तुम बोल थोड़ी रहे हो। लेकिन जब हम इसी विचार को हम किसी के सामने बोल दें, ठीक है, यहां से लिखा है जब धन्यात्मक, ठीक है, यानी कि हम अपने जो अंदर छुपी हुई विचार है उसको हम अगर ओंठों, धन्यात्मक मतलब अपने विचार अंदर जो छुपी हुई, तो उसको हम ओंठों से प्रकट कर दें, यानी कि हम बोल दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। बिल्कुल, तो भैया इन्होंने बाबू राम सक्सेना का भी मानना है, ठीक है, कि जिसकी सहायता से मनुष्य, ठीक है, परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़, ठीक है, ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं, कि एक दूसरे को हम सहयोग करते हैं अपने विचारों के माध्यम से, ठीक है, बातचीत करते हैं, किसी कमियों को देखते हैं, किसी के हालचाल को लेते हैं, और उनके इच्छा शक्ति रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। यानी कि उनके अंदर जो इच्छा है, यहाँ यादृच्छिक लिखा हुआ है, ठीक है, उनके अंदर जो ललक है जानने की, या जो उनके अंदर छुपी हुई जो इच्छा शक्ति है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट, अगला चलते हैं हम लोग आगे। हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट आता है आपका भाषा का महत्व। तो याद रखेंगे भाई, भाषा का महत्व है कि मानव समाज की उन्नति, ठीक है, का कारण भाषा ही है। बिल्कुल है, ठीक है, भाषा में कई कल्पना परक तत्व भी मौजूद होते हैं। पद्य, गद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्य परक पहलू को समृद्ध करते हैं। इनका मतलब भाषा का महत्व ये है कि भाषा जो होती है, पद्य, गद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार देते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, अगर हम कविता कह रहे हैं, कविता गा रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, किसी कविता सीख रहे हैं, किसी गद्य का मतलब कहानी पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक का मतलब है कि नाटक हम प्रदर्शित कर रहे हैं, भाई इससे भी हमारे भाषाओं में, बोलने में, चालने में, ठीक है, एक विकास होता है, इसमें एक पैनापन आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा का महत्व के रूप में हम रखते हैं। अगला पॉइंट है भाषा के महत्व व कार्य को निम्न बिंदुओं द्वारा, ठीक है, भली भांति समझा जा सकता है। आगे मैं चल रहा हूं, आगे लेकर के आपको भाषा के महत्व कार्य निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। चलिए, पहला इसमें इन्होंने बताया है, ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है और बहुत टॉप का प्रश्न है बनता है। ठीक है, पहला प्रश्न पॉइंट है इसमें, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। ठीक है, यहां से देखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में, यानी कि हम अपने विचार को, जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न है, उनके आदान प्रदान के साधन के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाषा ही मानव, ठीक है, मुख से उच्चरित या इच्छा शक्ति, ये जो लिखा गया इच्छा शक्ति, इसकी हम बात करें तो इच्छा शक्ति है, ठीक है, जो हमारे मन में ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके सहारे समाज, ठीक है, विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, प्रकारेण भाषा भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, यानी कहने का मतलब है कि जहां पर हम अपने आदान प्रदान के साधन के रूप में भाषा ही मानव मुख के जो उच्चरित करती है, जो इच्छा शक्ति है, जो ध्वनि है, जो प्रतीक है, एक व्यवस्था है, इसी के माध्यम से, और जिसके हमारे समाज में विशेष के लोग, ठीक है, आपस में विचार विनिमय करते हैं, यानी कि आपस में विचार
आदान प्रदान करते हैं। विनिमय का मतलब होता है कि आदान प्रदान करते हैं, यहाँ से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, दूसरा इसमें है, ठीक है, दूसरा है आपका कि भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल है, हम सामाजिक हैं, आप सामाजिक हैं। ठीक है, समाज में रहते हुए भाषा के माध्यम से ही वह समाज के सदस्यों के साथ एक सूत्र में बनती है। ठीक भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए भाषा के माध्यम से ही वह समाज के सदस्यों के साथ एक सूत्र में बंधती है। बिल्कुल, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। ठीक है, आप अपने बोली के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, ठीक है, एक सदस्यों से, एक परिवार सदस्यों से आप बन सकते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी भाषा ही खराब है, आपकी भाषा ही गड़बड़ है, तो भाई लड़ाई होना निश्चित है, अलगाव की स्थिति आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट हो जाएगा, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, याद इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीसरा आप लोग का है, तीसरा इसमें कि भाषा भाषा ज्ञान प्राप्ति के, ठीक है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। ठीक है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। ठीक है भाई, देखिए, भाषा की अलौकिक देन के कारण ही हम जीव जगत, लोक माया, भ्रम परलोक, प्रकृत पुरुष आदि, ठीक है, आदि गंभीर विषयों को का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जो शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यों के संपादन के सशक्त माध्यम के, ठीक है, के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भाषा के अलौकिक देन के कारण ही हम जीव जगत, लोक माया, भ्रम परलौकिक यानी प्रकृत पुरुष आदि गंभीर विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई देखिए, अगर हम भाषा के माध्यम से बोलेंगे, ठीक है, कि तो हमारा बोलते जाएंगे, अगर हमारे अंदर जो जीव जगत है, लोक की ज्ञान होगा, माया ज्ञान होगा, भ्रम अगर है हमको तो वो दूर होगा, परलोक यानी कि विश्व का ज्ञान होगा, इस लोक का ज्ञान होगा, उस लोक का ज्ञान होगा, प्रकृति के बारे में ज्ञान होगा, पुरुष का ज्ञान होगा, महिला ज्ञान होगा, गंभीर विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही है भाई भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। ठीक है, भाषा से ही हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, एकदम साफ साफ लिखा गया है। शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यों के संपादन के सशक्त माध्यम के रूप में निहित है। ठीक है, चौथा इसमें लिखा गया है, चौथा आप लोग का इसमें है कि भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के सहायक रूप में। बिल्कुल है, इसमें हमने पॉइंट छोड़ रखा है, इसको लिखाया नहीं है, हमने पॉइंट टाइप नहीं करवाया है क्योंकि आसान है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति, इसके अंतर्गत हम नाटक करेंगे, लिखेंगे, कला करेंगे, ठीक है, किसी किसी नाट्य विधा का मंच पर प्रदर्शित करेंगे। ये भाषा, इससे के माध्यम से भी हमारे भाषा का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला आगे बात करते हैं, भाषा के विविध रूप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, भाषा के विविध रूप, ये हमारी भाषा है, और भाषा के पहला जो विविध रूप होता है, पहला होता है आपका मातृभाषा। मातृभाषा की बात करें, भाषा का पहला रूप जो होता है मातृभाषा ही होता है। ठीक है, मातृभाषा, और मातृ कहलाता है, यानी कि भाषा का पहला रूप। यहां मातृभाषा हमारे यहां से नहीं मतलब है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। ठीक, यहां मातृभाषा का मतलब ये होता है कि मम्मी की भाषा। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है यहां से साफ साफ, आपको अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, जिसका अर्थ यहां साफ साफ लिखा है भाई, देखिए। ठीक है, जिसका अर्थ है मां से ग्रहण, मातृभाषा। तो बालक जब जन्म लेता है तो पहली भाषा जो होती है वो किससे सीखता है? मां से। ठीक है, मां से ग्रहण, मां से एक मिनट भाई, ठीक है, मां से ग्रहण की हुई, ठीक है, भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। मां की संकल्पना, ठीक है, भारतीय संस्कृति में विशाल रूप में देखी जाती है। जननी जन्मभूमिश्च, ठीक है, का संबोधन मां के लिए ही किया जाता है, अर्थात जन्मभूमि से, ठीक है, जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब तुमसे कोई भी पूछे तो आप बता ले जाना है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। तुमसे ये पूछेगा कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, तो मातृभाषा का अर्थ होता है मां से ग्रहण की गई भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक, जब बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले मम्मी से ही सीखेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए
अगला रायपर ने क्या कहा है भाई, इनको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि मातृभाषा जो होती है हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्ष, ठीक है, साधन और स्रोत है, भावों एवं अभिरुचियों का परिचालक है तथा सृजनात्मक शक्तियों का साधन है। यानी कहने में सृजनात्मक का मतलब ये होता है कि यहीं से सृजन होगा, यहीं से जन्म होगा, ठीक है, हमारे भाषाओं का यहीं से प्रभाव पड़ेगा, अन्य भाषा भी इसी भाषा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा के अंतर्गत हम मम्मी भाषा सिखाती हैं, ठीक है, हर्ष मिलता, आनंद है, पापा है, कौन है, पा कहो बेटा, पा 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 पप्पा, मम 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 मम्मा मम्मम मम्मा पप्पा पप्पा मम्मम मम्मा, बब्बब भैया बब्बब भैया पप्पा पप्पा। ठीक, यानी कहने का मतलब है आनंद मिलता है, माता को भी आनंद सिखाने में और बच्चों को भी आनंद, और इसी आनंद के साथ सीख लेता है, और ये सृजनात्मक शक्ति है। ठीक है, यानी सृजन यहीं से विकास होता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा आता है आपका राष्ट्रभाषा। ठीक है, देख लीजिए, मातृभाषा सबसे पहले सीखेगा भाई, वही प्रारंभिक अवस्था है मातृभाषा। राष्ट्रभाषा की बात करें, जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है, जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है, यहां लिखा है राष्ट्रभाषा, लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का मतलब पूरे राष्ट्र में, जो पूरे देश में बोली जाती है, एवं राजकाज के सभी कार्यों में एक रूप से प्रयोग की जाती है। ठीक है, राजकाज के कार्यों में एक रूप से प्रयोग की जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें कि अगर हम बात करें राजकाज की भाषा, तो राजकाज की भाषा जो होती है वो कहलाती है राजभाषा। क्या कहलाती है, ठीक है, राजभाषा कहलाती है, राजकाज की भाषा। ठीक है, लेकिन यहां से राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है भाई। देखिए एक मिनट, अब जैसे कि यहां से हमने लिखा है, आपका कहां गया भाई, ठीक है, राष्ट्रभाषा, जैसे हमने लिखा मातृभाषा लिखा है, तो भाषा के विविध रूप, तो भाषा के दो ही रूप मिलते हैं, मातृभाषा मिलता है, ठीक है, और एक मिलता है क्या है, राष्ट्रभाषा मिलता है। तो यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यहाँ राजभाषा कोई प्रावधान नहीं, दो ही भाषा है। तो राजभाषा जो है राजकाज की भाषा कहते हैं, जो हमारे हिंदी जो है, हिंदी हमारी राज की भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो यानी लेकिन अब यहाँ से हम लोग यहाँ से राष्ट्रभाषा की हम कह सकते हैं अब इसको, ठीक, क्योंकि यहाँ राजभाषा का दर्जा नहीं। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, कर सकते हैं, संसार के बहुत से देश ऐसे हैं जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। संसार में भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक आप लोग का मॉरिशस में है, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, जो कि हिंदी भाषा ही है। ठीक है, तो पूरे मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, जो कि जिसका भोजपुरी बोली है। ठीक है, वहां की जनता की मातृभाषा, वहां की जनता की मातृभाषा एक ही होती है। वहां की जनता, देख लीजिए, वहां की जनता की मातृभाषा एक ही होती है। ठीक है, साथ ही उसी भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। अब देख लीजिए, ये राष्ट्रभाषा है, तो सबसे पहले बालक जो है राजभाषा सीखेगा, और राजभाषा के बाद ही मातृभाषा सीखेगा, और मातृभाषा के बाद ही क्या सीखेगा, सबसे पहले बच्चा जो है सबसे पहले बच्चा जो है मातृभाषा सीखेगा, मातृभाषा के बाद ही क्या सीखेगा, राष्ट्रभाषा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि आगे पॉइंट को। तो आगे पॉइंट इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। ठीक है, भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। अब देखिए, ज्ञानात्मक कारण, दूसरा कौशलात्मक कारण, तीसरा रसात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण। अब देखो भाई, ज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान आत्मक, जहां पर ज्ञान का लेना है, यानी कि भाषा शिक्षण, देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें आपको कठिनाई नहीं है। भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम विभिन्न भाषिक तत्वों और सामाजिक प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। बिल्कुल है, ज्ञान हम दूसरे को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौशलात्मक कारण, देख लीजिए यहां लिखा गया कौशलात्मक, और कौशल का मतलब अभी हमने इसके पहला जो वीडियो आपको हमने डाला था पहली कक्षा का, तो वहां पर हमने पढ़ाया था भाषा के सभी कौशलों, ठीक है, एक है सुनना, एक है बोलना, एक है पढ़ना, और एक है आप लोग का क्या, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है लिखना। यानी कि कौशल का मनोवैज्ञानिक एक क्रम है। कौशल का मतलब दक्षता, यानी कि भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक क्रम ही है सुनना, बोलना, पढ़ना
और आपका यहाँ पर लिखा गया है लिखना। तो अब में दक्षता प्राप्त करने के लिए भाषा शिक्षण अनिवार्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौशल में आपको सीखना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर रसात्मक है, रसात्मक में कहा गया विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसास्वादन के लिए तथा लेखक के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। बिल्कुल भाई, भाई सूक्ष्म भाव और विचारों की रसानुभूति के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि इसमें साहित्य होता है, इसमें नाटक होता है, इसमें कहानी होता है, इसमें हंसी का भी पात्र होता है, इसमें दुख का भी पात्र होता है, जिसमें रस का आनंद मिलेगा। रस का मतलब आनंद। सृजनात्मक की बात करें, सृजन करना, सृजन का मतलब होता है पनपाना। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सृजनात्मकता है। लेखन कार्य में मौलिकता और प्रभावोत्पादकता, प्रभाव जहां उत्पन्न हो के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण की बात करें तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण जो है इसका क्या उन्होंने अलग अलग मत दिया है। चलिए आगे आगे बात करते हैं। तो यहां से जीन पियाजे देख लीजिए इन्होंने क्या दिया है भाई। जीन पियाजे भाई साहब ने क्या दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में, इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में, ठीक है, उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की, ठीक है, भाषिक क्षमता प्रभावित होती है। वह 4 चरणों से होकर गुजरती है। ध्यान सुनेंगे अब भाई यहां से। ठीक है, जीन पियाजे बाबूजी ने ये कहा है, सिंपल सी बात है, इनके अनुसार बालक के भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका स्थान है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है। वह 4 चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भैया पियाजे ने क्या है, पियाजे है, आप लोग प्याज खाते हो तो वही पियाजे वहीं से याद रखो, प्याज से ही। ठीक है, इन्होंने क्या, पियाजे ने कहा है, यहां देख लीजिए, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष में बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का, ठीक, चिन्हों को प्रयोग करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करना शुरू करता है। यानी कहने का मतलब है कि 0 से लेकर 2 तक चिन्हों का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ण दिया गया, छोटा लिखा गया है, बड़ा लिखा गया है, तो ये आपका चिन्ह है, तो इसको फोटो के माध्यम से या गत्ता के माध्यम से उसको प्रयोग करना शुरू कर देगा। ठीक, और वह पूर्व, आगे लिखा गया यहां से साफ साफ, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 0 से लेकर 7 तक में बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है। भाई टूटी फूटी भाषा का मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। टूटी फूटी भाषा, कोई अर्थ नहीं। ठीक, हम ये कर ले भाई, हम वो कर ले भाई, पापा हम गुस्सा लागे तो हम तुमका मार दे भाई, थप्पड़ मार दे भाई, हम ना, हमका मोबाइल चाहिए, हम यह देख, यानी कि टूटी, हमका कोनो मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। टूटी फूटी, जिसका उसको ये नहीं पता होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम पापा को क्या बोल रहे हैं, मम्मी को क्या बोल रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं, भाभी को क्या बोल रहे हैं, ये टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करता है। जिसे जीन पियाजे बालक की अहम केंद्रित भाषा नाम देते हैं। अहम का मतलब होता है हम, यानी अहम का मतलब मैं। ठीक है, मैं केंद्रित यानी कि खुद की केंद्र से, जो बालक खुद की केंद्र से सीखता है, ठीक है, देते हैं। इसे अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल कहते हैं। यानी कि इसमें भाषा सीखने में वो परिपक्व नहीं है। जीन पियाजे ने लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट चलते हैं। नाओम चॉम्स्की ने क्या कहा है भाई, इनका भी देखते हैं। इन्होंने भी बहुत बढ़िया कथन दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की, ठीक है, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। बिल्कुल भाई, ठीक है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं बालक, तो भाषा सीखने की शक्ति उनकी जन्मजात होती है। ठीक, और यही शक्ति को LAD कहा जाता है, लेट कहा जाता है, यानी LAD वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आप लोग मनोविज्ञान में भी इसको पढ़ा होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे LAD कहा जाता है। जिसको LAD का अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्यूजिशन डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है जन्मजात शक्ति।
ठीक है, विश्व के सभी भाषाएं का एक ही मूल व्याकरण है, एक ही मूल व्याकरण है, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, से संबंध है कि जिसे समझने में एलएडी हमारी सहायता करता है, और लेड यानी एलएडी मानव मात्र में ही पाया जाता है, और इसका संक्रमण काल जीवन के प्रथम 5 वर्ष होता है। कितने? प्रथम 5 वर्ष। यानी कहने का मतलब है, इसके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने के जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। देख लीजिएगा भाई, बहुत तगड़ा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, एलएडी याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए अनुकरण करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बालक जिस परिवेश में है, ठीक है, अगर मान लीजिए जिस परिवेश में, घर परिवार का संबंध जिससे है, जिस परिवेश में रहते हैं, उस भाषा को वह अपने आप ही नकल कर लेगा। यहां अंतः क्रिया, अपने आप प्रयोग कर लेगा। वो अंतः मतलब अपने अंदर से, ठीक, अनुकरण का मतलब नकल कर लेना अपने आप। जैसे को घर में देखो कि कोनो लड़का छोटा हुआ गाड़ी गुत्ता सीख ले, गाड़ी सीख लिया था, तो इसका मतलब है कि वह अब उनके घरे में या जो परिवेश में रहा थी वह गाली गलौज होत है। ठीक है, तो वह अंतर क्रिया करके अपने क्रिया से अपनी खुद सीख ली और अनुकरण करके वह बोले लगा। ठीक है, किसका मानना है? वाइगोत्स्की का मानना है। ठीक है, याद रखिएगा भाई। और जिस घर में मान लीजिए अच्छे खासे एकदम परिवेश में है, अच्छे खासे परिवेश में रह रहे हैं, तो उस परिवेश में बच्चा बढ़िया सीखेगा। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने गलत चीजें नहीं बोलना चाहिए, ना उनके सामने गलत चीजें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, तो उनके बच्चों के सामने आप लोग ऐसी चीजें ना करें जिससे उनके गलत इफेक्ट पड़े, क्योंकि वो सीख लेंगे उसको। ठीक है, तो पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित, ठीक है, अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोत्स्की बालक निजी भाषा कहते हैं। देखो भाई, पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोत्स्की जो है निजी भाषा कहते हैं, जिसको कहते हैं अहम केंद्रित। ठीक है, और साथ ही यह भी कहते हैं कि वह, ठीक है, निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बिल्कुल भाई सत्य है। और इतना पॉइंट उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया होगा तो आगे भी आपके जो भी पॉइंट है समझ में आ जाएंगे। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कैसे आपका काम होगा भाई। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की तरफ। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र व संवैधानिक प्रावधान, गजब का पॉइंट है ये भी। और आप लोग के ये पॉइंट त्रिभाषा सूत्र आपके हर एग्जाम में आता है। ठीक है, लिखा हुआ है सामने, भारतीय संविधान की धारा 343(1). ठीक है, और यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो हिंदी भाषा है ये संविधान, भारत के 8वीं अनुसूची है ना भाई। ठीक है, भारत के ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित, ठीक है, 343 से लेकर के 351 तक किसका प्रावधान किया गया है? हिंदी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये 8वीं अनुसूची, ये क्या है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। यानी कि 343 के अनुसार भारत की राजभाषा, ये देखो राजभाषा, ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। देख लीजिए भाई, अभी हमने आप लोग को जब राष्ट्रभाषा सिखा रहे थे वहां भी बताया था कि भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है भाई, देखिए ये राजभाषा है, राष्ट्र की भाषा नहीं हिंदी हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसका संविधान में उल्लेखित किया गया था ये 14 सितंबर को, देखिए थोड़ा सा बैक करते हैं। ठीक, तो ये 14 सितंबर आप लोग दिन जान लीजिए। ठीक है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को ये जो हिंदी है ना, हिंदी का हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया था। यानी कि संविधान में राजभाषा घोषित किया गया था, यानी कि राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो तब से हमारे हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। ठीक है, बिल्कुल भाई। अनुच्छेद 343(2) में बताया गया है कि अनुसार कि सभी कार्यालय में, जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, के संपादन हेतु अंग्रेजी को,
ठीक है, 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात कही गई। ठीक है, बिल्कुल भाई, 15 वर्षों तक, क्योंकि ये दक्षिण भारत वाले मान नहीं रहे थे, तो इसलिए अंग्रेजी को भी राजभाषा घोषित किया गया था, और 15 वर्षों तक के लिए। ठीक है, 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में, देख लीजिए दक्षिण भारत मिल गया। ठीक है, दक्षिण भारत में भाषा को लेकर के विवाद और दंगे फसाद हुए। ठीक है, देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी बहुत बढ़िया समझाया था, फिर समझ लीजिए। ठीक है, जब हमारे राजभाषा जो घोषित किया गया था किसको, हिंदी को, तो दक्षिण भारत वाले कहें कि हिंदी राजभाषा, क्योंकि वहां वो लोग हिंदी नहीं जानते थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी तो हर जगह बोली जाती है, आप हिंदी बोलते हो, आप यहाँ हिंदी का क्षेत्र, यहाँ भी अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो हर जगह घुसी हुई है, हर जगह है। ठीक, उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा आप घोषित कर रहे हैं तो अंग्रेजी को हट जाएगी, क्योंकि भाई संविधान में आ गया कार्यालय में प्रयोग होगा, तो कार्यालय में प्रयोग होगा तो अंग्रेजी हट जाएगी, फिर हिंदी चालू हो जाएगी, और जो कि हिंदी उनको कठिन लगती है, नहीं समझ में आती। तो 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में 15 भाषा को लेकर विवाद दंगे फसाद हो गए। तो इसी भाषा को लेकर के कि भाई अंग्रेजी हटनी नहीं चाहिए, और इस किसने कहा था, दक्षिण भारत वालों ने कहा था। और आगे हम बात करते हैं, तो इससे हमारा जो यहां से इसे यह पता चला कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब दंगे फसाद हो गए तो खत्म नहीं किया जा सकता। अतः हिंदी भाषा तब से लेकर के अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। देख लीजिए भाई, ठीक है, हिंदी भाषा तब से लेकर के अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तो आपने ये सारे पॉइंट पढ़ा और सारे पॉइंट समझा त्रिभाषा सूत्र में, संवैधानिक प्रावधान में, कि हमारी हिंदी भाषा जो है राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, ये आपके साफ साफ लिखा गया है, और इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं त्रिभाषा सूत्र, ध्यान सुनिएंगे। त्रिभाषा सूत्र में देख लीजिएगा भाई, पीछे जो भी हमने पढ़ाया है इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, और त्रिभाषा सूत्र आपको गजब का समझ में आया होगा। और इसमें हमने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है। आगे चलिए, त्रिभाषा सूत्र देखिए भाई। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की हम बात करें, ठीक है, 1964 से 1966 ईस्वी में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। ठीक, इसके बाद ठीक 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए ठीक कुछ सिफारिशें की गई। ठीक है, जैसे विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाया जाए, भाषा को ही पढ़ाया जाए, नहीं कि विद्यालय में पहली भाषा जो है, पहली भाषा के रूप में मातृभाषा पढ़ाई जाए, यानी कि जो हमारी मातृभाषा होगी, और या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, त्रिभाषा में देख लीजिएगा भाई, द्वितीय भाषा देखिए, ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों, ठीक, लिख लीजिए, हिंदी भाषी राज्यों को कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। देखिए क्या कहा गया है, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। पहली भाषा इन्होंने क्या बताया, पहली भाषा मातृभाषा बताओ, त्रिभाषा सूत्र में देख लीजिए, पहले उन्होंने बताया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा उन्होंने कहा हिंदी भाषा, यानी कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, गैर का मतलब जहां पर हिंदी नहीं है, तो हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। फिर देखिए त्रिभाषा सूत्र में तृतीय भाषा के रूप में, देख लीजिए त्रिभाषा सूत्र है, पहली भाषा, दूसरी भाषा, तीसरी के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में, देख लीजिए, ठीक है, अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए, है ना भाई। तो इन्होंने कहा है कि तृतीय भाषा के रूप में, ठीक है, हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा गया द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों, ठीक है, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर भाषी क्षेत्रों में, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है अगर वहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, यहां अंग्रेजी ना पढ़ाओ। ठीक,
बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि पहली भाषा हमारी मातृभाषा है, दूसरी भाषा हमारी हिंदी भाषा है, और तीसरी भाषा अब यहां से हम कौन ले लेंगे? अंग्रेजी ले लेते हैं। चलो, अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें, ध्यान सुनिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहली आ जाएगी। ठीक है, दूसरी आपकी हिंदी भाषा आ जाएगी, और तीसरी आपकी अंग्रेजी आ जाएगी। अंग्रेजी या कोई भी और भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी जो है आपकी क्या है भाई? ठीक है, पहली आपकी आ जाएगी मातृभाषा के रूप में। ठीक है, फिर दूसरी आपकी आ जाएगी क्या? हिंदी भाषा, जो कि हमारी मातृभाषा होने के गांठ पे थी। और तीसरी आपकी हो जाएगी क्या? अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा। और ये अंग्रेजी भाषा अगर आपने द्वितीय में पढ़ा दिया है तो फिर यहाँ तृतीय में नहीं रहेगी। तो त्रिभाषा सूत्र का यही नियम है, यही तरीका है यही करने का। ठीक, 1968 लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए जरा से। ठीक है, 1968 के शिक्षा नीति को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया। ठीक है, तथा इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया है ना भाई। ये आपका त्रिसूत्र है, सॉरी त्रिभाषा सूत्र है। एक बार सभी लोग फिर से देख लीजिए, पूरा टाइप आपका समाप्त हो गया है। भाषा हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, भाषा हमने आपको समझा दिया, पूरा नोट्स बनी हुई है। अब गजब का पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए कि सिलेक्टेड पॉइंट है कि जो आपके पढ़ने ही पढ़ने हैं। भाषा का महत्व पढ़ा दिया, भाषा के विविध रूप पढ़ा दिया, त्रिभाषा सूत्र एवं संवैधानिक पढ़ा दिया, और त्रिभाषा सूत्र पढ़ा दिया। ठीक है, देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, तो भाषा से जितने भी लेखक हैं हमारे, जितने मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, भाषा का महत्व, भाषा का महत्व में कौन कौन से आते हैं? भाषा के विविध रूप, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, क्योंकि यहाँ हिंदी राजभाषा भी है। ठीक है, भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता, ये साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा है, नामोन चोमस्की, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है, त्रिभाषा सूत्र व संवैधानिक प्रावधान आप लोग देख लीजिए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो मेरे भाई, तो आज की कक्षा आप लोग का एक अध्याय यानी कि सेकंड अध्याय आपका यहीं से समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो बेहद तरीके से, अगर इसमें सिलेक्टेड पॉइंट हैं, आपके काम के पॉइंट लगे हैं आपको, तो एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ताकि हम तीसरा पार्ट आपके शिक्षण कौशल का यानी कि भाषा, हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र का लेकर उपस्थित हुए हों। और जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे अगर नए आप देख रहे हैं वीडियो को। तो आज यहीं पर वीडियो को विराम दे रहे हैं, आगे फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय, सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार।